हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीए वाला पे। और बच्चों की डिमांड पर आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि कौन से चैप्टर का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर होने जा रहा है हम लोग का, ये वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या का जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे, रियल नंबर। और ये बच्चों का डिमांड था कि सर रियल नंबर को एक बार पढ़ा दीजिए, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों का क्लास में छूट गया था, ऑफलाइन क्लास में, तो उन लोगों को हम पढ़ाने के लिए आए हैं। और जिन लोगों का छूट गया है और चाहे जो लोग नए हैं, पहले वीडियो को देखिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक ना। तो थंबनेल में क्या है कि वास्तविक संख्या का चैप्टर शुरू होने वाला है, वो भी अजूबा थ्योरी के साथ। देखिए थ्योरी पहले समझिए, बकवास नहीं, काम की बातें होंगी। और आपको ले चलते हैं सीधे थ्योरी पर, ठीक है। देखिए, जो लोग इस बार परीक्षा देने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये अमृत है, और जो लोग ये 26 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये अमृत है। तो बात करते हैं थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है आपको 9th क्लास में भी पढ़ने हैं और 10th क्लास में भी पढ़ने हैं। वास्तविक संख्या आपके पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वास्तविक संख्या के जो वास्तव में कॉन्सेप्ट है आपको क्या मिल पाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम देने आए हैं। तो पहला जो है टॉपिक मेरा क्या होने वाला है, वास्तविक संख्या। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप इन संख्याओं के प्रकार के बारे में जानिए। संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, संख्या जो होती है जिसको हम लोग नंबर कहते हैं, ध्यान से समझिए, जिसको हम लोग संख्या हिंदी में कहते हैं। तो ये संख्या जो है ये दो तरह की होती है। दो पद्धतियों में संख्याओं को पढ़ना है, एक दशमलव पद्धति में, दशमलव पद्धति, और एक होता है द्विआधारी पद्धति, ठीक है, द्विआधारी पद्धति। दशमलव पद्धति क्या होता है बाबू, और द्विआधारी पद्धति क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद इस संख्या जो है हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो दशमलव पद्धति में संख्याएं जो होती है 0 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होती है। और द्विआधारी पद्धति में मात्र 2 ही संख्या होती है, जो 0 और 1 होती है, ठीक ना। तो द्विआधारी पद्धति हम लोग को नहीं पढ़ना है। द्विआधारी पद्धति जब आप इंटर में जाएंगे तो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। और ये कैसे होता है ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक ना। फिलहाल हमें यहाँ पर ये चीज़ समझने की जरूरत है कि दशमलव पद्धति क्या होती है। दशमलव पद्धति में 0 से लेकर 9 तक संख्या होती है, उसी में ये संख्याओं के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दशमलव पद्धति के प्रकार हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जिसमें से पहला हम लोग का है, ये पहला संख्या है जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रकृत संख्या। नेचुरल नंबर तो गिनती की जो संख्या होती है उसे हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनडिफाइंड तक, ठीक ना, अनंत तक होती है। गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको n से भी डिनोट करते हैं, जहां पर भी n अगर लिखा हो तो समझिए कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। प्रकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। जो लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो लोग भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या के बारे में आप जानिए, साथ साथ इसको भी क्लियर कर लीजिए। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या, तो प्रकृत संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि 0 को शामिल करते हैं। प्रकृत संख्या में हम लोग 0 को शामिल करते हैं तो संख्याएं जो है पूर्ण हो जाती है, ये भी अनंत तक जाती है, ठीक ना। तो दो संख्या आप समझ गए कि प्रकृत संख्या में अगर शून्य को हम शामिल कर दें तो वो संख्याएं होती है पूर्ण हो जाती है। जैसे 0 से लेकर अनडिफाइंड हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। उसके बाद अनडिफाइंड तक जाती है, वो संख्याएं क्या होती है, वो संख्या होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद तीसरी संख्या हम लोग पढ़ने सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर सम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लग गया, 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट सम में ही होगा, ये भी अनडिफाइंड तक होगा, जो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद से विषम संख्या होती है। विषम संख्याएं जो होती हैं उसमें 2 से भाग नहीं लगता है, वो संख्याएं सबके सब विषम संख्या होती है, ठीक है। तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। उसके बाद से पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझने से पहले थोड़ा सा आपको चीजें हम समझा दें। यहाँ पर देखिए लाइन है, नंबर्स लाइन पर आप देखेंगे तो जो इसका मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है। मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड संख्याएं जो होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव में, ठीक ना। तो संख्याएं जो है माइनस से लेकर प्लस तक होती है। तो भी संख्याएं 0 से इधर देखिएगा तो -1, -2, -3, और 0 को उधर देखिएगा तो 1, 2, 3। ये संख्याएं अनडिफाइंड होती हैं। ये संख्याएं माइनस में कहीं तक भी जा सकती हैं और प्लस में कहीं तक भी जा सकती है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद से पूर्ण संख्या के बारे में आपको हम बताएं। पूर्ण संख्या के बारे में
जो प्रकृत संख्या में हम लोग जीरो शामिल कर देंगे तो संख्याएं पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4, 6, 8, 9 जो कट जाए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या होती है भाज्य संख्या। ठीक ना, जैसे 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर आपसे पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो होती है 4। ठीक ना, तो भाज्य संख्या से ये पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4। तो 4 क्यों होगी, 2 क्यों नहीं होगा, तो 2 के मात्र 2 ही गुणनखंड है, लेकिन 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। उसके बाद से अभाज्य संख्या की बातें करते हैं। तो अभाज्य संख्या जो होती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक ना, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, मतलब इसके जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। ठीक ना, स्वयं से और 1 से, तो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है 1 से कट जाएगा और सिर्फ 2 से कटेगा। 3 है 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा। बाकी संख्याएं में देखेंगे आप सब कट जाएगा। जैसे 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 9 जो है 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा, है ना। तो जिसके मात्र जो 1 से कटे और स्वयं से घटे तो वो संख्याएं जो होती है अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या होती है कि 2 अभाज्य क्रमिक, मतलब जो 2 क्रमिक अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। एचसीएफ जो होता है 1 होता है, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। और सअभाज्य संख्या की बात करेगा तो यहाँ पर जो है सब नंबर आ जाएगा। ठीक ना, जैसे 2 और 3 देखिए, 2 और 3 इसका भी एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना, तो उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, ठीक ना, वैसी संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में जैसे √4 है तो √4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक ना, उसके बाद 7/5 p/q में है, p/q में है। इसका 3 अकेला है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी कि इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में एक कंडीशन होता है q ≠ 0। समझ गए कि वास्तविक ये परिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। p/q के रूप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जो है 0 के अलावा बाटा में नहीं हो सकती है, q ≠ 0। 0 का q का मान जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना, 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि कुछ नहीं है तो इसके नीचे मान है, तो ये p हो गया ना, ये q हो गया, है ना, तो q ≠ 0। लेकिन यही 3/0 क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि कंडीशन होता है कि q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अपरिमेय संख्या को जानिए। अपरिमेय संख्या ठीक इसका अपोजिट होता है, अंग्रेजी में इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। √5 को नहीं लिख सकते हैं, √7 को नहीं लिख सकते हैं, √11 को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी संख्या का मान रूट का वर्गमूल निकलता अगर है तो वो परिमेय संख्या में आता है, अगर नहीं निकलता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका मान जो है अनंत में जाता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाली को हम लोग कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसी लेसन को हम लोग को पढ़ना है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक ना, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाली संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या। जैसे कि आप देख सकते हैं √4 है, वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है 11th क्लास में, उसमें आप देखेंगे तो अवास्तविक संख्याओं का हल किया जाता है। जैसे रूट के अंदर -6 है, ऐसा संख्या वास्तव में होता नहीं है। अगर रूट में अगर आता है तो संख्याएं जो है अवास्तविक संख्या यानी कि काल्पनिक नंबर है। ठीक ना, i² का मान -1 होता है। ठीक ना, अगर आप जाएंगे पढ़ेंगे आगे तो आपको मिलेगा। ठीक ना, तो इतना हम डीप नहीं जाएंगे। ठीक ना, तो वास्तविक संख्या लेसन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। बेसिक अगर आप समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर 10th के मैथ में हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और समझते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो होता है, ठीक ना, यूक्लिड साहब ने अपना एक नियम बताया जिसमें बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। भाजक को भाज्य को डिवाइडेंड कहते हैं अंग्रेजी में, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
मल्टीपल जो है क्विंटेंट अब प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। अब देखिए इसमें जो है भाज्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से लिखते हैं, और शेषफल को आर से लिखते हैं। तो मेरा एक फार्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये किसने दिया था, ठीक ना, तो ये जो है यूक्लिड ने दिया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी क्या है, तो अगर आपसे पूछे बी क्या है तो बी एक भाजक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सवाल आता है क्यू क्या है, तो भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। भाज्य जो है ए बराबर को भाज्य कहते हैं ना। तो ए बराबर बी क्यू से सवाल हम लोग करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसको अगर आप देख लिए तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद से दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। दो संख्याओं के गुणनफल का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या होगी, पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या, एचसीएफ गुने एलसीएम, यही ना होता है। तो पहली संख्या का अगर आपको मान निकालना होगा तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगुने एलसीएम, अब बाटा में इसको भेज देंगे दूसरी संख्या को, ठीक ना, दूसरी संख्या को, तो यहाँ से पहली संख्या का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, पहली संख्या का मान, दूसरी संख्या का मान, एचसीएफ का मान, एलसीएम का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर सवाल पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और बताइए एचसीएफ और एलसीएम को। सबसे पहले समझिए ये आपका भाग है, भाग अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ए बी है, क्यू है, नीचे जो आएगा आर होगा, है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एचसीएफ निकालना है। तो पहला सवाल आपको समझाते हैं, लेकिन इसके बाद वाला सवाल के लिए आप रुकिए और देखिए कितना बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपको समझ में आएगा। ए को हम लोग अभी क्या बोले, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और ये शेषफल है, तो शेषफल में को आर लिखते हैं, ए को भाज्य लिखते हैं, बी को भाजक और क्यू को भागफल लिखते हैं। तो पहला सवाल आप देखिए, उसके बाद से हम आपको ले चलते हैं दूसरा सवाल पर। तो पहला सवाल क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसका तरीका देख लीजिए, देखिए ए बराबर दिया है 135 मानिए और बी बराबर 225 मानिए। अब दोनों में बड़ा कौन है, 135 बड़ा है कि 225 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको बड़ा का सिंबल दीजिए, जो छोटा है उसको छोटा का सिंबल दीजिए। अब एचसीएफ बनाने का रूल क्या है, तो छोटा वाला ही भाग करता है ना बड़ा वाला पे, 225 भाग लगाइए। तो 135 में अगर 2 से हम गुना करते हैं तो 270 आएगा, ज़्यादा होगा, एक बार में ले चलते हैं 135, घटाइए 0 और 12 में 3 गया 9 और ये कट गया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक इसी के सामने 225 बराबर क्या हुआ, यानी कि भाज्य बराबर क्या हुआ, भाजक गुने भागफल। तो भाजक 135 से गुने भागफल, अपना शेषफल कितना है 90। पुनः आगे बढ़ेंगे, जब आगे आप बढ़िएगा, जब आगे बढ़िएगा तो आपका जो शेषफल है 90, उसको 135 से भाग लगाइए, 135 से कम 90 कम 90, ये 45 आ गया। फिर यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, है ना। उसके बाद से पुनः आगे बढ़िएगा तो 45 से फिर 90 में भाग लगाइए, है ना। तो 45 दूनी 90, ये कट गया ना। सेम प्रोसेस यही लिखना है, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद से लिखना है 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो 45 गुने 2 प्लस 0, यानी कि जिससे आपका शेषफल 0 आ जाए और जिससे कटा हुआ है वही आपका जो है जो भाजक है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है नीचे, यहाँ 135 और 225 का एचसीएफ 90 होगा, है ना। तो अगर आप इन विधियों से अगर बनाते हैं तो ये 2 सवाल आपसे बन जाएंगे, है ना। ये 2 सवाल जो है आपसे बन जाएंगे। ये 2 सवाल को आप क्या करेंगे, बनाएंगे अपने से, ठीक ना। इसी तरह से बनेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं जिस सवाल का इंतजार आप कर रहे थे।
देखिए ये सवाल जो है परीक्षा में बहुत पूछता है ना, और इसके कंसेप्ट जो है सभी शिक्षक दे नहीं पाते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको हम देंगे। इस वीडियो पर आप बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है ना, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस चीज को समझने से पहले आपको सबसे पहले इधर लेके चलते हैं। ये मान लीजिए कि संख्या जो है यहाँ पर 22 से हम भाग लगाते हैं किसमें, 6 से। तो 6 का पारा 6 से कटाइए तो 6 का पारा कितना होगा, 6 3 18, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो एक चीज आप देखिए, शेषफल अगर 4 आ गया तो यहाँ पर ये तो आपका a है, ये b है, ये q है और ये r है ना, a b q r। तो a से आप क्या देख रहे हैं, b का मान बड़ा है कि r का मान बड़ा है। r का मान कभी भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब r का मान b से बड़ा होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, b का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, फिर शेषफल छोटा हो जाएगा, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है r का मान कभी भी 0 से बड़ा हो सकता है परंतु b से छोटा होगा। b तो ये है ना, भाजक है, सॉरी भाजक जो है वो b का मान कभी भी r से बड़ा होगा। यहां पर जो मान आएगा वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, है ना। तो कंडीशन आप ऐसे पढ़ेंगे, r ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस b, यानी कहने का मतलब है कि पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ये बताना होगा कि b जो है कभी भी r से बड़ा होता है। शेषफल अगर आता है तो शेषफल तो 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है, शेषफल 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा भी शेषफल आता है परंतु b से छोटा आता है। ये कंडीशन जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन अगर आपको पता हो गया तो समझिए कि ये सवाल को आप बना सकते हैं, है ना। ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो b का मान कभी भी क्या होता है, r से छोटा होता है ना। अब आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं, आपको समझाते हैं फिर से। अभी आपको क्या बताएं हम कि सवाल में जो दिया है पहले उसको मानिए। कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 6q+1 दिया है, 6q+3 दिया है और 6q+5 दिया है। तो ये 6 दिया है तो ये किसका मान दिया है, b का मान दिया है, ये भी 6 b का मान दिया है और ये भी 6 b का मान दिया है ना। 6q+ कभी भी 7 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि b का मान कभी भी r से बड़ा होता है और ये जो दिया है ये r का मान है, ये r का मान है और ये r का मान है। तब जानते हैं ना कि a बराबर क्या होता है, bq+r होता है और आपको कंडीशन लगाना है r ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस b, है ना। ये कंडीशन आपको याद हो गया होगा, r ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस b से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। तो आपको ये याद होना चाहिए r का मान कभी भी b से छोटा होगा, है ना, यानी कि b कभी भी बड़ा होगा r से। तो a बराबर bq+r। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पर b का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है, तो b का मान 6 दिया है। तो b का मान 6 दिया है तो r का मान कौन कौन होगा, जब b का मान 6 दिया है तो r का मान क्या क्या होगा, तो r का मान होगा, देखिए 0 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, है ना। 6 होगा तो फिर तो 0 हो जाएगा, 6 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए कि r का मान 5 ही तक क्यों होगा, 6 क्यों नहीं होगा। जैसे ही 6 होगा तो भाग लग जाएगा तो फिर 6 एकम 6 0 शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल का मान कभी भी एक b से छोटा होता है ना, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये चीज लिखना है, यदि r बराबर 0, r का मान अगर हम 0 लेते हैं तो a का मान क्या बनेगा, देखिए a का मान होगा a बराबर, तो फॉर्मूला आप जानते हैं bq+r। तो r का मान हम 0 लिए हैं तो यानी कि b का मान 6 q+0 यानी कि 6q आएगा, है ना। r का मान अगर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या आएगा, 6q+1 आएगा। r का मान 2 लेते हैं तो a बराबर 6q+2 आएगा, है ना। r का मान 3 लेते हैं तो a बराबर 6q+3
3 आएगा। आर का मान 4 लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4 आएगा। आर का मान 5 लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 5 आएगा। हमको आर का मान 5 ही तक लेना है। अब आप एक चीज़ बताइए, हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं आ गई? हमारे पास तो संख्याएं आ गई 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब आप एक चीज़ बताइए, संख्याएं यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कैसे पता करना है कि धनात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है? तो देखिए 6q में जैसे q का मान आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखिए, वो हमेशा 100 में ही आएगा। जैसे 6 में अगर आप 1 रखिएगा तो 6 गुने 1 तो 6 आएगा, 6 का मान 2 रखिएगा तो 6 दूनी 12 आएगा। ऐसे कोई भी संख्या रखिए, कोई भी नेचुरल नंबर डालिए, उसका मान जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक ना, पॉजिटिव भी आएगा और 6q यानी कि सम संख्या में आएगा, है ना। तो यहाँ पर 6q और उसके बाद से अगर उसमें हम सम संख्या आ रहा है उसमें फिर हम सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम ही होगा। तो यहाँ पर विषम संख्या कौन कौन होगा? तो ये हो जाएगा सम संख्या, ये भी हो जाएगा सम और ये भी हो जाएगा सम। तो विषम कौन होगा? देखिए विषम ये होगा, ठीक ना, और ये होगा, ये भी विषम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे? देखिए इतना सवाल सॉल्व करने के बाद से नीचे लिखना है कि यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, तथा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, ठीक ना। जहाँ q एक पूर्णांक है, बस इतना लिख कर आपको नीचे लिखना है, क्या नीचे आपको लिखना है, प्रूफ लिख देना है कि साबित हो गया कि हम इतना के रूप में लिख सकते हैं, विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सवाल जो है बहुत सारे बच्चों से नहीं बन पाता है, ठीक ना, कंसेप्ट नहीं ले पाते हैं। तो आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है कि जो भाग है, जो भाग आप बनाते हैं उसी से सवाल आपका ये थोड़ा सा बना दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्न में सत्य है, ठीक ना। अब ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहेगा। r ग्रेटर 0 लेस b, दूसरा r ग्रेटर 0 लेस b, तीसरा r ग्रेटर 0 लेस b और चौथा r ग्रेटर 1 लेस 0, ठीक ना। तब बताइए निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो अभी आपको बताया ये जो होगा r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। उसके बाद से क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा, मान लीजिए कि m प्लस 1 दे दिया, दूसरा का दे दिया 2m प्लस 1, ठीक ना, तीसरा दे दिया m दे दिया, चौथा दे दिया 0, है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सही आपका उत्तर ये होगा कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। तो b का मान क्या होना चाहिए? देखिए तो इसमें जो है b का मान 1 तो नहीं लेना है, b का मान 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा b का मान 1? क्योंकि b का मान अगर हम 1 लेंगे तो r का मान क्या लेंगे, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये जो है सही होगा। कभी भी r का मान जो है, r का मान b से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर r का मान जो है 1 है ना, तो r का मान 1 है तो क्या r का मान r से तो मैच कर गया? तो नहीं होगा ना। तो b का मान कभी भी क्या होना चाहिए? r से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आपका ये होगा, है ना। यूक्लिड विभाजन जो है किस पर आधारित है? तो एसीए पर आधारित है। तो इस प्रकार से 2 और सवाल है जो आपको किताब में दिए गए हैं, उसे आप बना सकते हैं। जो किताब का क्वेश्चन नंबर जो है 4, 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग की बात कर रहा है, तो जहां पर भी हम धन पूर्णांक लिखे थे उसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद से उसके घन कर देंगे 5 वाला में, और मैंने घन का मतलब क्यू कर देंगे, ठीक ना, और उस सवाल को बना लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स करिएगा, हम आपको सवाल को पुनः समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है।
उसके बाद से वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलते चलते थोड़ा सा आपको हम मोटिवेट करते हैं कि बच्चों, किताबों की अहमियत अपनी जगह है, ठीक है। सबक तो वहीं याद रहता है जो वक्त और लोग सिखा देते हैं, ठीक ना। तो किताबें जो है अक्सर जो है, किताबें से शिक्षा तो मिलती है, लेकिन लोग जो सिखाते हैं वो किताबों में कहाँ लिखा है ना। इसीलिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक ना। और तैयारी में लग जाइए। एक से बढ़कर एक सवाल का कंसेप्ट मेरे पास है, जो कि धीरे धीरे सब हम सवालों का कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।